एलिमिनेटिंग सीड्स में भी होता है। फर्स्ट मेंबर है क्रैब साइकिल का, वो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड नहीं है। जैसे P है, P को उल्टा बना दोगे तो इट विल लुक लाइक 9। तो प्रोटीन का हमारा की वैल्यू 0.9 होगा। प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। स्टेप में CO2 रिलीज होगा, उस स्टेप में NAD से NADH बनेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से ATP। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, नाम में ही मोनो है तो ये किसमें होगा? कॉम्प्लेक्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी में हमें ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस दे रखा है। सांस लेने और छोड़ने को हम ब्रेथिंग बोलते हैं, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ जो ऑक्सीजन आता है वो हमारे सेल में जाता है ब्लड के थ्रू, एंड वो वहाँ पे जाकर जो खाना होता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है एंड एनर्जी रिलीज करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब हमने ऑक्सीजन इनहेल करी तो वो हमारे सेल में पहुंची ब्लड के थ्रू, एंड फिर उसने जो हमारा फूड है सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ऑक्सीडाइज करा, एंड उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो ब्रेथिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना होता है, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन हमारे सेल में एंटर करता है तो वहाँ पे वो कैसे खाने को तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ऑटोट्रॉफिक्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक्स। एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जो एनिमल होते हैं वो प्लांट्स को डायरेक्टली भी खा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, और इनडायरेक्टली भी खा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। फूड इज फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोट्स। जो खाना होता है वो प्लांट्स बनाते हैं, एंड प्लांट्स हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, एंड प्लांट्स में कहाँ पे खाना बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। लेकिन जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रोसेस में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बोला जाता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको तोड़कर एनर्जी रिलीज करी जाती है। तो ये कार्बन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। एक ही स्टेप में क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर देते? क्योंकि अगर हम एक ही स्टेप में ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ज्यादातर एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ये समरी में भी दे रखा है कि जो मोस्टली फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स को भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं। एनर्जी करेंसी हमारी क्या होती है? एटीपी। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? क्या प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? हमें ये पता है कि जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती है एंड फ्लोएम के थ्रू नॉन ग्रीन पार्ट्स पर ट्रांसलोकेट कराती है। तो प्लांट्स के हर सेल के पास खाना तो है, लेकिन उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। सो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती तो है। तो जो हमारी लीव्स होती है उनके पास छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज भी होता है एंड ट्रांसपिरेशन भी होता है। एंड जो हमारी स्टेम होती है उनके पास लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है ही नहीं, तो फिर वो सरवाइव कैसे कर पाते हैं? इसके एनसीईआरटी ने 3 रीजंस दिए हैं। फर्स्ट रीजन उन्होंने दिया है कि जो हर पार्ट प्लांट का होता है वो अपने गैसेस एक्सचेंज का खुद ख्याल रखता है। जैसे कि लीव्स के पास स्टोमेटा होते हैं, स्टेम के पास लेंटिसेल्स होते हैं, एंड रूट्स के पास लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। सेकेंड रीजन है कि जो प्लांट का रेस्पिरेटरी रेट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स को कम काम करना पड़ता है। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उस टाइम उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम खुद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। थर्ड रीजन उन्होंने दिया है कि जो हमारी रूट, स्टेम और लीफ होती है उसमें जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिनके थ्रू वो आसपास के सेल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते। फर्स्ट पाथवे जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स शुगर, लिसिस मीन्स तोड़ना। शुगर के तोड़ने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो एक लिविंग सेल के पास सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो होती ही होती है, तो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इस पाथवे में 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो सारे के सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स नहीं टूटते, तो इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला जाता है। इस पाथवे को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इस पाथवे को दिया था उनके इनिशियल्स ईएमपी हैं। इस पाथवे में 10 स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप में एक एंजाइम यूज होता है, इसलिए टोटल स्टेप भी 10 होते हैं एंड टोटल एंजाइम्स भी 10 होते हैं।
सो जो हमारी सुक्रोज है वो एक इन्वर्ट शुगर है, तो इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज दैट इज GNF में तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है तो एक ATP यहाँ पे यूटिलाइज होगी एंड इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर, तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम जो यूज हुआ है वो आइसोमरेज है। इसको हम फ्रक्टोज में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि फ्रक्टोज के पास 2 फ्री साइड्स होती है एंड फ्रक्टोज को तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज, इसलिए हम इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। Now, fructose 6 phosphate will be converted into fructose 1,6 bisphosphate। इस वाले स्टेप में एक फॉस्फेट दोबारा से ऐड हुआ है तो यहाँ पे दोबारा से एक ATP यूटिलाइज होगी। उसके बाद जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये दोनों 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। अब जो इसके आगे का पाथवे होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, तो एक का पढ़ लो दूसरे का भी सेम ही है। नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन गेन करना या फिर हाइड्रोजन लॉस करना। तो हमने इस सिस्टम में से हाइड्रोजन को खींचकर NAD+ को दे देते हैं और वो बना लेता है NADH। तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। इसलिए हम इस पाथवे को पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। पार्शियल मतलब 6 कार्बन का ग्लूकोज खाली 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सारे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड नहीं टूटे, इसलिए पार्शियल। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एक फॉस्फो ग्रुप हट रहा है, तो यहाँ पे हमें एक ATP का गेन होगा। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे खाली फॉस्फो ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। नाउ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। जो भी वर्ड इनॉल आता है इसका मतलब कि उस रिएक्शन में से पानी निकला है। इस वाले स्टेप में क्या होता है, वाटर रिलीज होता है क्योंकि इनॉल बन रहा है। फिर जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो इस वाले स्टेप में फॉस्फो ग्रुप हट रहा है, तो जैसे यहाँ पे भी हमें एक ATP मिलेगी। तो जितने भी स्टेप्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद है उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितनी भी चीजें उसके बाद मिलेंगी वो हमें 2-2 मिलेंगी। सो हमने कितनी ATP खर्च करी, हमने 2 ATP खर्च करी और हमने मिली कितनी ATP, हमको मिली 4 ATP, क्योंकि एक ATP ये मिली, एक ATP ये मिली, लेकिन हमें कितनी मॉलिक्यूल्स के लिए है ये 1 के, और हमें चाहिए कितने के लिए, 2 के लिए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी टोटल मिली हमें 4, और हमारी यूज कितनी हुई 2। तो नेट गेन ऑफ ATP ग्लाइकोलिसिस में कितना है, 4 - 2 दैट इज 2 ATP। आगे चलकर NADH ETS में जाएगा और हमको वहां से ATP देगा। तो एक NADH जो है वो 3 ATP बनाता है। टोटल हमें कितनी ATP NADH से मिल सकती है, 3 × 2 दैट इज 6 ATP। तो आगे चलकर हमें NADH से 6 ATP और मिल सकती है। सो टोटल ATP हमें ग्लाइकोलिसिस से कितनी मिलती है, 6 NADH से मिल सकती है और 2 हमारी नेट थी, तो टोटल कितनी 8 ATP। लेकिन जो हमारी नेट गेन ऑफ ATP है ग्लाइकोलिसिस में वो है 2, और जो टोटल गेन ऑफ ATP है ग्लाइकोलिसिस में वो है 8। ग्लाइकोलिसिस का पूरा पाथवे लर्न करने के लिए आपको ये निमोनिक्स लर्न करने होंगे। गर्ल्स गेटिंग फ्री फूड, गर्ल्स डाइंग, बॉयज पेइंग प्राइस पर पार्टी। गर्ल्स से ग्लूकोज हो गया, गेटिंग से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्री से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फूड से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, गर्ल्स से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइन से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बॉयज से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पेइंग से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, प्राइस से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड पार्टी से पायरुविक एसिड। आगे जाकर पायरुवेट का फ्यूचर क्या होता है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है तो इस केस में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन प्रोकैरियोट्स, ईस्ट एंड जर्मिनेटिंग सीड्स में भी होता है। पीछे NCERT की समरी में दे रखा है कि फर्मेंटेशन जर्मिनेटिंग सीड्स में भी होता है।
क्यों? क्योंकि जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो उस टाइम उसके चारों तरफ सॉइल होता है, तो ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज़ नहीं कर पाता। तो जो सीड होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है थ्रू फर्मेंटेशन। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो पायरुवेट दो तरीके से काम करता है। पहला, पायरुवेट 3 कार्बन का एसिड बना सकता है, इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड एंजाइम यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यूज होता है। दूसरा, 3 कार्बन का पायरुवेट 2 कार्बन के अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड CO2 रिलीज होता है, इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। दूसरा एंजाइम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, मतलब कि यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है। दोनों ही फर्मेंटेशन में NADH NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है सो दैट ग्लाइकोलिसिस दोबारा हो सके। फर्मेंटेशन में नेट गेन ATP का 2 ही होता है जो कि ग्लाइकोलिसिस में बनती है। फर्मेंटेशन का नुकसान ये है कि इसमें लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसमें अल्कोहल एंड लैक्टेट बनता है जो दोनों ही बहुत खतरनाक है। ईस्ट अल्कोहल बनाता है और जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% हो जाती है तो ईस्ट खुद ही मर जाता है। बट जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तब पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इस स्टेप में यूज होता है। आगे चलकर ये एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रैब साइकिल में जाता है एंड इसके बीच में एक बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, वो भी टूट जाता है एंड 2 कार्बन क्रैब साइकिल में CO2 की फॉर्म में रिलीज होते हैं। सो जितने भी ग्लूकोज के बॉन्ड थे वो सारे टूट जाते हैं, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है और वहाँ कोएंजाइम A NAD+ के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है, CO2 भी रिलीज होती है और NAD+ NADH+ में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेप में मैग्नीशियम यूज होता है एज अ कोफैक्टर एंड पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज अगेन यहाँ पर यूज होता है एज एन एंजाइम। एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से एक NADH मिलते हैं, बट हमारे पास 2 पायरुवेट है तो हमें ओवरऑल 2 NADH मिलते हैं इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम भी यूज किया जाता है और जो एंजाइम है वो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव इसलिए क्योंकि इसमें हम सिस्टम से H+ खींचकर NAD+ को दे रहे हैं और NADH बना रहे हैं, तो इस पूरी रिएक्शन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में CO2 रिलीज होता है। एंड लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम एक लिंक मॉलिक्यूल है जो फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन सब के मेटाबॉलिज्म को लिंक करता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रैब साइकिल। आपको केवल 3 बातें याद करनी है, उससे आपको पूरी क्रैब साइकिल लर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक निमोनिक याद करनी होगी। कैन इंटेलिजेंट करण सॉल्व सम फॉर माफिया ऑपरेशन। कैन से सिट्रिक एसिड, इंटेलिजेंट से आइसोसिट्रेट, करण से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सॉल्व से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सम से सक्सिनिक एसिड, फॉर से फ्यूमेरिक एसिड, माफिया से मैलिक एसिड, ऑपरेशन से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसके बाद आपको कुछ नंबर्स याद करने, 2 छक्के 1 पंची, बाकी के सारे चौके। तो ये जो नंबर्स हैं वो हैं कार्बन के नंबर। जब हम 6 कार्बन से 5 कार्बन पे जाएंगे तो कार्बन का नंबर कम हो रहा है तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज होगा, और जब 5 to 4 जाएंगे तो यहाँ पे भी एक CO2 रिलीज होगा। थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि जिस स्टेप में CO2 रिलीज होगा उस स्टेप में NAD से NADH बनेगा। बस एक जो लास्ट वाला स्टेप है मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वाला, उसमें भी NADH बनेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम A है 2 कार्बन का, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का, वो वाटर के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाते हैं 6 कार्बन। जो फर्स्ट मेंबर है क्रैब साइकिल का वो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड नहीं है। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस स्टेप में एक ATP रिलीज होती है। आपको लर्न कैसे करना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से ATP, तो इस वाले स्टेप में क्या होगा, ATP रिलीज होगा। ATP बन जाती है GTP, इसलिए NCERT में डायरेक्टली GTP लिखा है। इसके बाद जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो इस वाले स्टेप में FADH2 बनेगा और यहाँ पे सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा। फिर इसके बाद मैलिक एसिड बनता है, देन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सो टोटल एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3 NADH मिले, एक ATP और 1 FADH2 मिला। एक ग्लूकोज से बने थे 2 पायरुवेट,
2 पायरेट से बने थे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। सो इस पूरी साइकिल को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये एक पायरेट एसिड से दिखा रखी है। ग्लाइकोलिसिस में 2 नेट एटीपी मिले थे एंड 2 NADH, जिससे आगे जाकर 6 ATP मिलेंगे। लिंक रिएक्शन में 2 NADH निकले जिससे 6 ATP मिलेंगे। क्रैब साइकिल से 6 NADH मिले जिससे आगे जाकर 18 ATP मिलेंगे। 2 FADH2 मिले जिससे 4 ATP मिलेंगे एंड हमें 2 GTP और ATP मिला। अभी तक हमें 38 ATP में से सिर्फ 4 ATP मिले हैं, 2 ग्लाइकोलिसिस से एंड 2 क्रैब साइकिल से। बाकी की ATP हमें ETS से मिलेंगे। अभी तक हमें 38 ATP में से सिर्फ 4 ATP मिले हैं, बाकी की हमें ETS से मिलेंगे। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना है जो ETS में प्रेजेंट होता है। ETS का पर्पस क्या है कि वो जो NADH और FADH2 बने हैं अभी तक उनको ऑक्सीडाइज करता है। तो ETS में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, सेकंड का सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, थर्ड का साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, फोर्थ का साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और A1A3 कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का नाम होता है ATP सिंथेज। साइटोक्रोम्स आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स एंड ये जो हैं रिच होते हैं कॉपर एंड आयरन में। अब ये कॉम्प्लेक्स किस किस चीज के बने होते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है उसमें होता है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। नाम में ही मोनो है तो ये किसमें होगा? कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 2 बना होता है FAD, फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे डाई है, डाई मीन्स 2, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स 2 में। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें आयरन और कॉपर सबसे ज्यादा होते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 है उन तीनों में ही FES प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पे ले जाता है, लेकिन ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4। तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स 3 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 को देता है। एंड साइटोक्रोम C लोकेटेड कहाँ होता है? आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके आउटर सरफेस पे हमारा साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 कॉपर्स के सेंटर्स होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स 5 के पास F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन कैरियर है, जो हाइड्रोजन को कैरी करेगा वो होता है FMN और यूबिक्विनॉल UQ एंड जो हमारा फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है। तो हमने ये देख लिया कि ETS बना किससे है, लेकिन अब पूरा मैकेनिज्म होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, वो सब हमें अब देखना है। जितने भी NADH एंड FADH2 हैं वो सब मैट्रिक्स में है, तो जो इनके इलेक्ट्रॉन है उनको निकाल कर फेंकना है ETS में, और जो प्रोटॉन है उनकी जरूरत हमें नहीं है तो प्रोटॉन निकाल कर फेंक देंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सो अल्टीमेटली जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे वो डिपॉजिट हो जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचाते हैं, इसलिए इसको बीच में बनाया है। NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देता है एंड खुद वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास जाते हैं, देन यूबिक्विनॉल रिड्यूस हो जाता है UQH2 दैट इज यूबिक्विनॉल, कीटोन से ऑल बन गया, मतलब रिडक्शन हो गया। देन यूबिक्विनॉल से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स 3 पर जाते हैं। फिर जो हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 पर पहुंचाता है। देन कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेकर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। जो हमारा FADH2 होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को देता है एंड FAD में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास जाते हैं, देन वही सेम पाथवे फॉलो होता है जो हमने NADH वाला फॉलो किया था। जो जितने भी NADH एंड FADH मैट्रिक्स में थे हमने उनके इलेक्ट्रॉन निकाल कर ETS पे दे दिए, और जिन प्रोटॉन्स की हमें जरूरत नहीं थी हमने उनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट कर दिया। सो अल्टीमेटली जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है,
मतलब कि एक तरफ प्रोटॉन ज़्यादा होने चाहिए एंड दूसरी तरफ प्रोटॉन कम होने चाहिए। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाने के लिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और मैट्रिक्स में कम से कम। तो जो कुछ बचे हुए प्रोटॉन होते हैं मैट्रिक्स में वो ऑक्सीजन ले लेता है। सो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भी आ गए थ्रू ईटीएस एंड प्रोटॉन भी आ गए थ्रू मैट्रिक्स, सो इट विल फॉर्म वाटर। सो प्रोटॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागना चाहेगा, बट ये चार्ज है एंड चार्ज मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन पास नहीं करती है, इसलिए एक इससे कैरियर चाहिए पास होने के लिए। उसे कहते हैं F1 F0 पार्टिकल, जो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करती है। F0 चैनल होता है एंड F1 हेड होता है, जिसके कन्फर्मेशनल चेन से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। प्रोटॉन जब बहुत तेजी से मूव करते हैं तो उससे जनरेट होने वाली फोर्स को हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो जब प्रोटॉन इतनी तेजी से मूव करेंगे तो जो F1 पार्टिकल है, जिसे हम एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, इस पर एटीपी और पीआई होते हैं। प्रोटॉन जब बहुत तेजी से मूव करते हैं तो उससे जनरेट होने वाली फोर्स को हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो जब प्रोटॉन बहुत तेजी से इसके थ्रू मूव करता है तो एटीपी और फॉस्फेट एक दूसरे के पास आ जाते हैं एंड दे फॉर्म एटीपी। एनसीईआरटी में लिखा है कि जब 4 प्रोटॉन यहाँ से जाते हैं तो एक एटीपी तैयार होता है। इसे कहते हैं हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सो F0 इज अ चैनल जिसके थ्रू मूव करेंगे प्रोटॉन, और F1 पे होते हैं एटीपी और फॉस्फेट। तो जब प्रोटॉन बहुत तेजी से मूव करते हैं तो एटीपी और फॉस्फेट पास आते हैं, फिर F1 में कॉन्फर्मेशन चेंज होता है एंड इट फॉर्म एटीपी। सो इसलिए हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना था। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए ही हमने इतना तामझाम करा है। इसके बाद कुछ अजम्पशंस हैं, जिस अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हमने एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिले हैं। सो इन अजम्पशंस को एक एक करके हम समझते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं, बट ये डेटा कुछ असम्पशन पर बेस्ड है। फर्स्ट असम्पशन ये है कि ये सारे पाथवे एक सीक्वेंस में होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन के बाद क्रैब साइकिल के बाद ईटीएस। फॉर एग्जांपल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, देन ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन थोड़ी ना होगा, फिर तो उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। दूसरी चीज ये है कि जितने भी NADH और FADH बनते हैं वो हमेशा ETS में ही जाएंगे, वहाँ पर ATP बनाएंगे। बट ऐसा तो हमेशा होता ही नहीं। जब लैक्टेट बनता है तब उस स्टेप में NADH ETS में नहीं जाता, वो दोबारा से NAD में कन्वर्ट हो जाता है एंड दोबारा से ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने के लिए। थर्ड कंजप्शन ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सीधे सीधे चलेंगे, कुछ और सिस्टम में नहीं बनाएंगे। बट आगे जब आप एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि आपकी बॉडी में अदर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। फोर्थ कंजप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो सब यूटिलाइज होता है। चाहे हम फैटी एसिड खाएं, प्रोटीन खाएं, कुछ भी खाएं, वो सब हमारा यूटिलाइज होगा। ज़रूरी नहीं ग्लूकोज हो। बस ये है कि ग्लूकोज की कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगती है, इसलिए हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, और ये सबसे फेवर्ड सबस्ट्रेट भी है। अगर हमारी बॉडी के पास ग्लूकोज हुआ, फैटी एसिड हुआ, प्रोटीन हुआ, तो सबसे पहले ग्लूकोज को ही उठाएगी, इसलिए ग्लूकोज को फेवर्ड सबस्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और कुछ खाओगे तो वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक दोनों ही होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी मीन्स बोथ, कैटाबॉलिक मतलब काटना, मतलब तोड़ना, एनाबॉलिक मतलब बनना। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में सिर्फ मॉलिक्यूल टूटते ही नहीं, बनते भी हैं। फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा ग्लूकोज होता है। ऑल ग्लूकोज आर यूजली फर्स्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पहले उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। जो हमारा फैटी एसिड होता है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में। जो ग्लिसरॉल होता है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है। जो प्रोटीएज एंजाइम होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है, फिर अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, देन वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करते हैं थ्रू पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम एंड क्रैब साइकिल। ये तो हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सपोज हमारी बॉडी को फैटी एसिड चाहिए तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर फैटी एसिड बना लेंगे। अगर ग्लिसरॉल की जरूरत है तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर ग्लिसरॉल बना लेंगे, फिर जो ग्लिसरॉल है वो फैटी एसिड के साथ फैट बना लेगा। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी को में प्रोटीन की ज़रूरत है तो एसिटाइल कोएंजाइम के ए के मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर अमीनो एसिड बना लेंगे, फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा। इस तरीके से एनाबॉलिज्म भी होता है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। दैट इज व्हाई दीज पाथवे आर नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे।
नाउ वी कम टू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है एंड O2 यूटिलाइज होती है। सो RQ इज द रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड O2 यूटिलाइज्ड। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ वैल्यू 1 होती है, प्रोटीन के लिए 0.9, फैट के लिए लेस देन 1। NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है ट्राईपाल्मिटिक एसिड, इसके जो RQ वैल्यू है वो 0.7 होता है। प्रोटीन का याद करने के लिए जैसे P है, P को उल्टा बना दोगे तो इट विल लुक लाइक 9, तो प्रोटीन का हमारा RQ वैल्यू 0.9 होगा। कार्बोहाइड्रेट में जितनी CO2 रिलीज होती है उतनी ही वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, तो इसका 1 हो गया। जो लास्ट लाइन NCERT में लिखी हुई है दैट प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो प्योर प्रोटीन और फैट्स होते हैं उसको कभी भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये रीज़न आप कमेंट डाउन करो।